Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और फिक्र में सबसे पहले वो ग्लोबल खबर जिसकी चर्चा लोकल स्तर पर भी हो रही है। लेबनान में लगातार दूसरे दिन कम्युनिकेशन डिवाइस में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। सोचिए अगर ये एक नया ट्रेंड बन गया तो फिर क्या होगा। आज भी राजधानी बेरूत समेत लेबनान के अलग अलग इलाकों में 500 से ज्यादा पेजर और आईकॉम जैसे पर्सनल रेडियो सेट्स में ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर के साथ कम्युनिकेशन के लिए आईकॉम रेडियो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज के हमलों में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। लेबनान में बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेबनान में आज मोबाइल में धमाके हुए हैं। सोलर पैनल, बायोमेट्रिक्स में भी हो रहे हैं धमाके। सड़कों पर चल रही कारों में फट रहे हैं रेडियो सेट्स। घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाके हो रहे हैं। आज हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक 6 की मौत है, लेकिन आज के जो धमाके हैं वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव हैं। आज के धमाके सारी थ्योरीज जो पेजर को लेकर थी उनको फेल कर रही हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि डिजिटली पूरे लेबनान को, ये देखिए तस्वीरें, डिजिटली पूरे लेबनान को हैक कर लिया इजराइल ने और उनके जो डिवाइसेस हैं उनको बम में तब्दील कर दिया गया। यह देखिए, यह इस वक्त की हैरान करने वाली खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। लेबनान में पिछले कुछ घंटों में रिहायशी इमारतें, वो उनमें कई धमाकों की खबरें आ रही और उसके बाद आग लग गई है, यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है। खबर है कि वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाकों के बाद यह आग लगी है। सड़कों पर चलती गाड़ियों में भी कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाके हुए हैं। लेबनान से जलती बिल्डिंग और गाड़ियों के वीडियो सामने आए हैं। धमाकों के बाद अफरा तफरी मच गई है। हिजबुल्लाह ने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करने को कहा है। सिर्फ लैंडलाइन और मोटरसाइकिल कुरियर पर निर्भर रहने के आदेश दिए गए। सोचिए जरा क्या हुआ लेबनान में। बड़ी खबर, इसके अलावा बेरूत में 4 हिजबुल्लाह लड़ाकों के सुपुर्दे खाक में भी धमाके हुए हैं। साथ ही सांसद अली अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में भी धमाका हुआ है। धमाकों के बाद बेरूत के शमशान में भगदड़ मच गई है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के जनाजे में हजारों की भीड़ शामिल होने के लिए पहुंची थी। के बाद दर्जनों एम्बुलेंस घटनास्थल पर रवाना कर दी गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या इस तरीके के धमाकों और इन खबरों के बाद आपको लग रहा है कि आपका जो गैजेट है वो सेफ है? आपको लग रहा है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो एक चलता फिरता या स्टेशनरी बॉम्ब नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब हम आपको देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा ये खबर। लेबनान में हुए हमलों के मॉडल की फिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ये धमाके कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से अंजाम दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स की मदद से अंजाम दिए जा रहे हैं। अब तक जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है उनमें कल पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। आज पेजर के साथ पर्सनल रेडियो सेट्स, रेडियो रिसीवर, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप में धमाके हुए हैं। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में भी धमाकों की खबर है। यहां तक कि फिंगरप्रिंट मशीन, बायोमेट्रिक्स जिसे कहते हैं, और सोलर एनर्जी सिस्टम्स में भी धमाके हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो हैं उनमें एक तरीके से स्ट्राइक की गई है। लेबनान में हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्ट्राइक की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरे लेबनान में धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। बिल्डिंग में धमाके हो रहे हैं, कारों में धमाके हो रहे हैं, बाइक में ब्लास्ट हुए हैं। इसके अलावा एक जनाजे के दौरान भी धमाका हुआ। जिस तरह इजराइल ने पेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धमाके किए हैं, उसने दुनिया में नए वॉरफेयर का फ्रंट खोल दिया। ये बहस छिड़ गई है कि दुश्मन पर इस तरह से भी हमले किए जा सकते हैं। बिना अपने सैनिकों का खून बहाए दुश्मन को लहूलुहान किया जा सकता है। ऐसे में मोसाद के पेजर अटैक पर हमने फिक्र की फाइल तैयार की है। चिंताजनक खबर यह है कि इसमें दुश्मन ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक भी मारा जा रहा है। इस जमाने में हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल के बजाय पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? क्या आज भी कोई पेजर के जरिए संदेश भेजता है? हिजबुल्लाह के ने ताइवान की कंपनी को हजारों पेजर्स का ऑर्डर दिया था। क्या वहां कोई गड़बड़ी हो गई? क्या किसी ने हिजबुल्लाह का प्लान लीक कर दिया?
इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर में धमाके कैसे किए, सीरिया से लेकर लेबनान के कई शहरों तक सिर्फ 3 ग्राम विस्फोटक से कैसे हाहाकार मच गया और कैसे मोसाद का प्लान लीक हुआ। ऐन मौके पर मोसाद ने बटन दबा दिया और फिर 1 घंटे तक लगातार धमाके होते रहे। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आईफोन और महंगे गैजेट्स के दौर में लेबनान में हजारों लोग पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? इसके पीछे है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का खौफ। हसन नसरुल्लाह ने पिछले महीने ही लोगों से मोबाइल से दूर रहने को कहा। क्यों, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह सुनिए। यानी हिजबुल्लाह चीफ ने अपने लोगों से कहा था कि मोबाइल फोन विदेशी एजेंट्स हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह ने प्लान बी पर काम किया। हिजबुल्लाह चीफ ने पेजर का ऑर्डर दिया, जो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए मैसेज को भेजा और रिसीव किया जा सकता है। हार्मलेस, इनॉक्युअस जो कहते हैं अंग्रेजी में। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जिसके लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे ट्रैक करने की भी कोशिश करना बेकार है। पहले समझे हिजबुल्लाह ने हजारों पेजर्स का ऑर्डर क्यों दिया और उससे गलती कहां पर हो गई। मोसाद आसानी से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। बीते दिनों मोबाइल रखने वाले हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मोबाइल छोड़कर पेजर तकनीक पर शिफ्ट किया। इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर पेजर का ऑर्डर दिया गया। हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। इजरायली एजेंसियां बड़े पैमाने पर पेजर के ऑर्डर की वजह से चौकन्नी हुई। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लान कर दिए थे। हिजबुल्लाह ने यह सोचा था कि उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकेगा। लेकिन मोसाद ने इन पेजर्स में धमाके करके लेबनान में कई लोगों की जान ले ली। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट यह भी है कि लेबनान में धमाकों से ठीक पहले हिजबुल्लाह को बड़े हमले की भनक लग गई थी। एक्सियोस एक पब्लिकेशन, उसके मुताबिक धमाकों से ठीक पहले आखिरी वक्त में क्या हुआ, इस पर हमने जो रिपोर्ट तैयार की है उसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि मोसाद का बड़ा प्लान क्या है। ये धमाके इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी प्लानिंग से किए थे, लेकिन पश्चिमी एशिया पर नजर रखने वाली वेबसाइट अल मॉनिटर के मुताबिक सीरियल धमाकों से 1 घंटे पहले एक पेजर में गलती से ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में हिजबुल्लाह का एक लड़ाका मारा गया। इसके बाद हिजबुल्लाह को इन पेजर पर शक हो गया था। इसकी जानकारी लेबनान में मौजूद इजरायली एजेंट्स को लग गई। इजराइल में बहस शुरू हो गई कि हजारों पेजर्स में एक साथ धमाके किए जाएं या नहीं। मोसाद का प्लान इन पेजर्स में तब धमाके करने का था जब हिजबुल्लाह से युद्ध चरम पर हो, यानी पेजर्स में सीरियल धमाके से पहले इजराइल इस संकट में पड़ गया कि पेजर्स में धमाके किए जाएं या नहीं। इसकी वजह समझिए। इजराइल या तो पेजर्स में धमाके करता या फिर इसे टाल देता। इजराइल अगर इंतजार करता तो हिजबुल्लाह हजारों पेजर्स को हटा देता। इजराइल का हिजबुल्लाह से युद्ध के चरम पर पहुंचने का इंतजार उसकी प्लानिंग फेल कर देता। इसलिए इजराइल ने पेजर्स में 10 सेकंड तक बीप की आवाज के बाद उसमें धमाका कर दिया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट में 19 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। लेबनान में ईरान के राजदूत की एक आंख भी इस हमले में चली गई है। इन धमाकों के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। लेबनान के सूचना मंत्री जियाद मकरी ने कहा है कि हम दुश्मन से उसी भाषा में निपटेंगे जिसे वो समझता है। यानी अगले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग और भी खतरनाक दौर में पहुंच सकती है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। ग्लोबल फिक्र की बात शुद्ध देसी राजनीति की करते हैं। एक देश एक चुनाव की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। 2 दिन पहले मैंने आपको इसी शो में बताया था कि मोदी 3.0 में ही इस पर फैसला हो जाएगा। कल पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीवी9 भारतवर्ष से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा। आज अपडेट यह है
कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से देश में एक साथ चुनाव कराने की राह थोड़ी आसान हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। इस पर हमने आपके लिए सवाल जवाब के जरिए सरल भाषा में फिक्र की फैक्ट रिपोर्ट तैयार की। इसे देखकर एक देश एक चुनाव की पूरी ABCD आप समझ जाएंगे। पहला सवाल, एक देश एक चुनाव कितने चरण में लागू होगा? जवाब है 2 चरणों में। दूसरा सवाल, इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी? कमेटी ने सुझाव दिया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, दूसरे चरण में पंचायत और स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग होगी। तीसरा सवाल, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव और पंचायत निकाय 2 चरणों में होंगे तो दोनों के बीच कितने दिन का अंतर होगा? इसके लिए 100 दिन का समय तय किया गया है, यानी 100 दिन में दोनों चरण के चुनाव कराने होंगे। चौथा सवाल, अगर लोकसभा या विधानसभा त्रिशंकु हो गई, यानी किसी को बहुमत नहीं आया, फिर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार समय से पहले गिर गई, तो क्या होगा? रिपोर्ट में इसका जवाब यह है कि सदन का कार्यकाल जितने दिन तक का बचा है, सिर्फ उतने दिन के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएं, ताकि एक देश एक चुनाव का चक्र न टूटे। मतलब अगर 5 साल के लिए चुनी गई सरकार तीसरे साल में गिर गई तो वहां बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएं। इस विषय पर विमर्श के दौरान कोविंद कमेटी को 21,000 से ज्यादा सुझाव मिले। सरकार ने बताया कि 80% लोगों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। 47 राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें 32 साथ हैं, 15 का मत विरोध में रहा। अगर मोदी 3.0 में कानून बन गया तो हो सकता है 2029 में एक नया चुनावी इतिहास बन जाए। अगर लोकसभा चुनाव उसी वर्ष में होना है, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल उसके बाद बचा होगा तो फिर क्या होगा? या फिर किसी राज्य में 2028 में चुनाव कराना होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? इसका जवाब आपको उदाहरण से देते हैं। सोचिए, मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव 2029 से लागू होने वाला है। उस हिसाब से अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2030 में होने हैं तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल कम किया जा सकता है, यानी 1 साल कम। इसका मतलब 2029 में लोकसभा के साथ ही चुनाव हो सके। इसी तरह अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 2028 में पूरा हो रहा है तो एक देश एक चुनाव के लिए उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2027 में कहीं चुनाव कराना हो तो क्या होगा? जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है, तो उस हाल में 2 विकल्प हैं। या तो पहले 2 साल के लिए चुनाव कराए जाएं, या फिर विधानसभा की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए। फिर 2029 में लोकसभा के साथ वहां विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। हालांकि संविधान में संशोधन करना होगा। यह सब संभावनाओं के आधार पर हमने आपको बताया है। अभी इसे लेकर काफी कुछ तय होना बाकी है। जब सरकार बिल लाकर आएगी तब कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी, यह कमेटी 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। कमेटी ने 191 दिनों तक इस विषय में काम किया। इस दौरान देश के सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया। 47 दलों ने अपनी राय दी और हमने आपको बताया 32 समर्थन में थे और 15 विरोध में। कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ऐसे देशों की चुनाव प्रक्रिया का भी अध्ययन किया गया है जहां एक साथ चुनाव होते हैं। सलाह मशवरे की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के अलावा एनसीपी, शरद गुट, जेडीयू, बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल और पीडीपी समेत 32 दलों ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, बीएसपी, टीएमसी, एआईएमआईएम और डीएमके समेत 15 पार्टियों की राय एक देश एक चुनाव के खिलाफ रही। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैबिनेट की मोहर लगने के बाद आगे क्या होगा। सरकार ने जानकारी दी कि अगले कुछ महीने में इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। सिफारिशों को लेकर देश भर में सभी मोर्चों पर चर्चा की जाएगी। नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से संपर्क किया जाएगा। संभवतः यह संभव है कि सरकार इसे शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश कर दे। हालांकि इसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। विधि आयोग ने भी
चुनाव सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि हर साल निर्वाचनों के दौर का अंत किया जाना चाहिए। कैबिनेट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट लिखी। उन्होंने सुझावों के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार जताया। एक देश एक चुनाव को उन्होंने वाइब्रेंट लोकतंत्र की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लंबे समय से लोगों की मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लाया गया और इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में पीएम ने आगे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की विशेषताओं के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। लगातार चुनाव से शासन और कानून व्यवस्था पीछे छूट जाती है और यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले भी यह मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था। ऐसे में जब कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर कदम बढ़ाया तो किस तरह सियासी तापमान भी बढ़ने लगा, यह जानने के लिए आपको यह न्यूज रील जरूर देखनी चाहिए। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है। 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। ये एक और जुमला है जैसे भारतीय जनता पार्टी आज तक जुमला देते आ रही है। ये जब एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरे देश में एक चुनाव करा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वैसे भारत में चुनाव एक खर्चीला कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951-52 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च में चुनाव आयोग और उम्मीदवारों का खर्चा शामिल है और ऐसा कहा जाता है कि 2024 में जो भारत में चुनाव हुए वो अभी अमेरिका में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उससे भी ज्यादा खर्चीले थे। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग करता है, 40% अकेले उम्मीदवार करता है, 35% राजनीतिक दल करते हैं, 10% अन्य खर्चे होते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर 2 तरह की राय है। एक वर्ग इसके साथ है, दूसरा खिलाफ है। समर्थन करने वालों का तर्क है कि इससे चुनाव में होने वाले खर्चे में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण विकास के काम प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और काम नहीं रुकेगा। यह भी दावा किया जाता है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वहीं एक देश एक चुनाव के विरोधियों की जो दलील है वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को यह डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर पाती। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले।
एक देश एक चुनाव की बात हुई तो आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले गए। जम्मू की 8, कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी मतदान शाम 6 बजे खत्म हुआ। यह तस्वीर बड़े गर्व करने वाली है। यहां आप कहेंगे कि इसमें हम आपको क्या खास बता रहे हैं। ऐसा तो हर चुनाव में होता है, लेकिन यहां चर्चा जम्मू कश्मीर की हो रही है। 10 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से पहला चरण संपन्न हुआ है। वोटिंग के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें दिखी। लोकतंत्र के पर्व की ऐतिहासिक तस्वीर ऐसी कि टीवी पर देखकर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों के सीने पर सांप लौट गए होंगे। आज की रात पाकिस्तान के जनरल और आईएसआई के हुक्मरान सो नहीं पाएंगे। ये भावनाओं की बात है, इसे ज्यादा विस्तार से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज की वोटिंग की खास बात क्या रही वो देखते हैं। पाक के परिसीमन के बाद, आई स्टैंड करेक्टेड, परिसीमन के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में आज रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। शाम 7:30 बजे तक का अपडेट जो है वो ये है कि 24 सीटों पर वोटर टर्नआउट 58.85% रहा। लेकिन जिला स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा किश्तवाड़, यह नाम याद रखिएगा, इसके बारे में बताने वाले हैं। किश्तवाड़ की 3 सीटों पर 77% से ज्यादा वोटिंग हुई। डोडा याद है आपको कितना टेंस होता था वहां पर माहौल। वहां पर 3 सीटों के लिए लगभग 70% वोटिंग हुई। इसके बाद रामबन की 2 सीटों के लिए लगभग 68% के आसपास मतदान हुआ है। फिर कुलगाम की 3 सीट के लिए लगभग 60% वोटिंग हुई है। इसके बाद अनंतनाग, सोचिए अनंतनाग, वहां पर 7 सीटों के लिए 54% वोट पड़े हैं। पत्थर चलते थे यहां पर, अगर आपको याद होगा। आज वोट चल रहे हैं वहां पर। बात करें शोपियां की तो यहां की 2 सीट के लिए करीब 54% मतदान हुआ है। और पुलवामा की 4 सीटों के लिए करीब 44% वोट डाले गए। सबसे बड़ी बात, आप घाटी के इन इलाकों को जो इतिहास है उसको याद करिए। अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कभी लोग बंदूकों के साए में रहते थे। यहां आतंकी साजिशें हुआ करती थी, जहां सेना पर पत्थर चला करते थे। बंद और नारेबाजी के बीच चुनाव संपन्न कराना मुश्किल हो जाया करता था। वहां आज लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकले। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सबने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मताधिकारों का प्रयोग किया, अपनी बेहतरी के लिए वोट किया। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लगभग हर सीट को कवर करने पहुंची थी। हर सीट पर वोट डालने आए लोगों का यही कहना था, उन्हें इस दिन का इंतजार 10 सालों से था। यहां आखिरी बार विधानसभा के चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। तब से राज्य की सरकार बनाने के लिए वोट नहीं पड़े। इस बीच वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यह पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें लोगों ने बम्पर वोटिंग करके पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर करारा जवाब दिया। जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से, और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरा आपको दिल से शुक्रिया, आप लोग चट्टान बन के मेरे साथ खड़े रहे। ये जीत हमारी है इंशाल्लाह। हम अपनी जो सोसाइटी है उसकी विकास के लिए वोट डालना चाहेंगे, और हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो स्टडीज़ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको लेके वोट डालेंगे। तो देखिए, मुद्दे कोई क्या होते हैं, बिजली, पानी, सब कुछ होना चाहिए, अवेलेबिलिटी स्कूल की होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। जो जनता कहेगी उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन निकालेंगे। हमें रोड नहीं है, अस्पतालों में आते हैं तो डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। विकास के लिए वोट डालेंगे आज। बहुत खुशी हो रही है कि 10 ईयर के बाद वोटिंग हो रही है और असेंबली वोटिंग हो रही है। बहुत खुशी हो रही है, और अपना मुस्तकबिल के लिए वोटिंग डालनी है, अपने फ्यूचर के लिए वोटिंग डालनी है, डेवलपमेंट के लिए वोटिंग डालनी है। ये बताइए, क्योंकि आज आप वोट डालेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने वाले हैं? सर, मैं इस चीज़ के लिए डालने वाली हूँ कि आजकल के जो यूथ हैं उनके लिए डालने लगी हूँ, और यही कि जो वुमेंस के लिए होते हैं, वुमेंस एम्पायर के लिए, उस चीज़ के लिए डाल रही हूँ। वोट ज़ाया नहीं करना है, वोट उसको डालना है कि जो देखे कि आपकी डेवलपमेंट के लिए करे।
पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। जम्मू कश्मीर के बाद रुख दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा का करते हैं, जहां आज कांग्रेस ने अपने वादों की बुकलेट जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र नाम दिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि अब जरा इसमें एक लूप है। कुछ दिन पहले सीएम पद की दावेदारी करने वाली कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल नहीं हुए। इस बार कांग्रेस 2 फेज में घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में इसे जारी किया जाएगा। आज जारी हुए 53 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 7 बड़े वादे किए हैं। पहला वादा महिला सशक्तिकरण का है, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दूसरा वादा सामाजिक सुरक्षा को बल देने का है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस के वादे पर कांग्रेस हिमाचल में सरकार बना चुकी है। तीसरे वादे के तहत युवाओं के सुरक्षित भविष्य का ध्यान रखते हुए 2 लाख पक्की भर्ती का वादा है। कांग्रेस के चौथे वादे में 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज की बात कही गई है। इसके अलावा 7 गारंटियों में गरीबी, किसानों और ओबीसी वर्ग के लिए जातिगत सर्वे जैसा वादा घोषणा पत्र में किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि वो 7 वादे पक्के इरादे वाले संकल्प पत्र के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा लग रहा है। महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है उसके तहत मिलेगा। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे। जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। झूठ का पुलिंदा है और इसको बिल्कुल नदी में फेंक देना। ओए, जाके दे खड़ी की। पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। अब हम एक ऐसे तनाव की बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों को अक्सर रहता होगा, लेकिन क्या यह तनाव किसी की जान ले सकता है? सोचिए जरा, क्या ऑफिस का वर्कलोड किसी की जिंदगी छीन सकता है? ये सवाल उठे हैं 26 वर्ष की एक लड़की की मां के आरोपों से, जिनके अनुसार एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम के बोझ ने उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटी को मार डाला। और ये वो मल्टीनेशनल कंपनी है जो और कंपनियों का भारत में सर्वे कंडक्ट करती है और बताती है उन्हें कि आपकी कंपनी में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसी कंपनी का यह हाल है। नाम हम आपको नहीं बता सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसीलिए आज हमने फिक्र की ऐसी फाइल बनाई है जो आपकी चिंता को शायद थोड़ा और बढ़ा दे। आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी दफ्तर में काम करते होंगे और आपने कभी ना कभी अपने बॉस से इस तरह की कुछ लाइनें जरूर सुनी होंगी, जैसे थोड़ा जल्दी ऑफिस आया करो, या थोड़ा और काम है, आज 2 घंटे रुक कर चले जाना। या फिर आपके बॉस ने यह कहा हो रविवार को भी आना होगा, काम ज्यादा है। और छुट्टी मांगने पर शायद यह भी जवाब दिया होगा कि घर से काम करो, छुट्टी नहीं मिलेगी, घर से काम करो। यह एक और वर्कलोड बढ़ गया है कोरोना टाइम्स के बाद, हाइब्रिड वर्कलोड। वैसे बॉस के तनाव बढ़ाने वाले इन डायलॉग्स की लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे बॉस ने आपसे कभी यह कहा हो काम खत्म करके ही घर जाना, किसी भी हाल में टारगेट को पूरा करो या टीम में आदमी कम है, इतने ही आदमियों के साथ काम करो, मतलब लिमिटेड स्टाफ के साथ। या फिर कभी यह डर दिखाया हो काम करो वरना दफ्तर में छटनी वाली लिस्ट बन रही। ये सारी वो बातें हैं जो कर्मचारियों का तनाव बढ़ा देती हैं। लेकिन क्या यह तनाव इस हद तक बढ़ सकता है कि किसी की मौत की वजह बन जाए? केरल की एना सेबेस्टियन की मौत को लेकर कुछ इसी तरह के सवाल हैं, जो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। 26 साल की एना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप समझ सकते हैं उनका प्रोफाइल।
उनको पता है प्रेशर कैसे लेना है, क्योंकि इसकी एजुकेशन, इसकी एकेडमिक स्किल्स में प्रेशर लेना सिखाया जाता है उसके बावजूद। लेकिन उनकी मां ने अब गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि काम के बोझ की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। ऐना की मां ने पुणे में मौजूद इस प्राइवेट कंपनी के हेड को बाकायदा एक लेटर भी लिखा है और कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर कई प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने अपने लेटर में यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में दफ्तर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। ऐना की मां ने कंपनी के हेड को जो लेटर लिखा है वो हमारे पास मौजूद है। हमने इसे ध्यान से पढ़ा है और इससे कुछ जानकारियां निकाली हैं। लेटर के अनुसार ऐना सेबेस्टियन ने मार्च 2024 में पुणे की कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन 4 महीने बाद ही 20 जुलाई 2024 को ही उसकी मौत हो गई। अब मां के आरोप है कि 4 महीने में ही उसकी बेटी तनाव में आ गई, उसे शारीरिक और मानसिक थकान रहने लगी। 4 महीनों में उनकी बेटी को बेचैनी महसूस होने लगी, नींद ना आने की शिकायत रहने लगी और काम के तनाव में ऐना बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। ऐना की मां के अनुसार उनकी बेटी ने 6 महीने पहले सीने में दर्द की शिकायत भी की थी। डॉक्टरों को दिखाया भी गया था, तब डॉक्टरों ने बताया था कि ज्यादा काम करने, कम सोने और कम खाने की वजह से ऐना की इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। ऐना सेबेस्टियन की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने नवंबर 2023 में सीए की परीक्षा पास की और मार्च 2024 में कंपनी में काम शुरू किया। नामी कंपनी में काम मिलने से ऐना खुश थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पहली नौकरी होने के कारण ऐना बगैर थके कंपनी की उम्मीदों को पूरा करने में लगी थी, लेकिन लगातार काम से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हुआ। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही उसे एंजाइटी और तनाव महसूस होने लगा, स्ट्रेस। ऐना की मां ने लिखा, रविवार को भी कर्मचारियों को काम में झोंके रखना कोई उचित नहीं ठहरा सकता है। ज्यादा काम कराने, ज्यादा काम करने को महिमा मंडित किया गया, इस वजह से बेटी की जान चली गई। हालांकि ये सारी बातें अभी आरोप है। कंपनी की ओर से इस पर एक सधी हुई प्रतिक्रिया आई है, जिसमें ऐना की मृत्यु पर दुख प्रकट किया गया। अब हम वर्कलोड वाले स्ट्रेस पर फिक्र की फाइल खोलते हैं और उन लोगों को आगाह करते हैं जो एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। क्या आपका नाम भी इस फेहरिस्त में है? अगर हां तो ध्यान से देखिए, सुनिए। कुछ वर्ष पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने टॉक्सिक वर्क कल्चर पर एक स्टडी की और यह बताया कि जो लोग एक हफ्ते में 55 घंटे काम करते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 35% ज्यादा है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 17% ज्यादा है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बेचारे काम के बोझ के बारे, लेकिन क्या आप जानते हैं यह बोझ हर वर्ष दुनिया में लाखों लोगों की जान ले रहा है। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी में यह बताया है कि वर्ष 2016 में काम के बोझ की वजह से करीब 7.5 लाख लोगों की मौत हुई पूरी दुनिया में। इनमें 3,98,000 वो लोग थे जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मर गए। करीब 3.5 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हुई थी और सभी वो लोग थे जो एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करते थे। इसी तरह अमेरिका की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गैलप ने नौकरी को लेकर एक सर्वे किया था, जिसमें यह बताया गया था कि 60% लोग अपनी नौकरी के लिए साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं। 19% लोग ऐसे हैं जो अपने काम और नौकरी से उदास रहते हैं। 44% लोग काम के दौरान बहुत तनाव महसूस करते हैं। 40% लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी के वक्त हमेशा चिंतित रहते हैं। और इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पिछले महीने ही बड़ा फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया में अगस्त महीने के आखिर में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया गया। इसके मुताबिक ऑफिस में वर्किंग आवर्स के बाद कर्मचारियों पर फोन उठाने का दबाव नहीं होगा। कर्मचारियों पर काम खत्म हो जाने के बाद घर से ईमेल के रिप्लाई का प्रेशर नहीं होगा। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने औसतन 281 घंटे ओवरटाइम काम किया। ऑस्ट्रेलिया में औसतन इतने ओवरटाइम की सैलरी $7500 बनती है, लेकिन ना ओवरटाइम की सैलरी दी गई और ना ही काम के घंटों में कटौती की गई। यानी हम भी आपसे कहेंगे कि अगर ऑफिस और काम का तनाव आप पर ज्यादा है तो सेहत से खिलवाड़ ना करें, काम के साथ सेहत पर भी ध्यान दें। लेकिन फिक्र में अब सनातन प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर। भोले के भक्त और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए एक शुभ समाचार है। अब आप MI-17 हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश दर्शन कर सकेंगे। यानी श्रद्धालुओं को
खड़ी पहाड़ी और कठिन रास्तों से होकर नहीं गुजरना होगा, बल्कि आप वो हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए आदि कैलाश दर्शन कर सकेंगे। इस रूट पर MI-17 हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। आदि कैलाश दर्शन के लिए पहाड़ी रास्तों से गुजरना काफी खतरनाक भी होता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा से न केवल खतरा कम होगा, बल्कि यात्रा भी सुगम होगी और समय की बचत भी होगी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि MI-17 से हवाई दर्शन की सेवा नवंबर महीने से शुरू होगी। हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट के दर्शन करवाए जाएंगे। दर्शन स्थल की ऊंचाई 14,000 फीट से ज्यादा है। ऑक्सीजन की कमी होती है यहां पर, इसीलिए 55 वर्ष तक के श्रद्धालुओं को ही जाने की इजाजत होगी। यात्रा शुरू करने से पहले हेल्थ चेकअप भी करवाया जाएगा। सोचिए, ये सब होगा और ये आपके लिए एक सुखद यात्रा होगी।